नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खबर की। तो यूपी में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ही जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को चुन लिया है। नतीजों में बीजेपी गठबंधन को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली है और इसके साथ ही राज्य में पूरे 37 साल बाद किसी सीएम की अगुवाई में दोबारा सरकार लौटी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी का पहला कार्यकाल समाप्त हो गया और उन्होंने औपचारिक तौर पर लखनऊ के राज्य भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफा सौंपने से पहले ही सीएम ने ट्वीट के माध्यम से सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को बधाई दी और लखनऊ में कैबिनेट बैठक भी हुई। चुनाव जीतने के बाद ये योगी और सभी कैबिनेट मेंबर की पहली बैठक थी। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री लालजी टंडन और मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद थे। योगी सरकार का शपथ ग्रहण 15, 16 या फिर 21 मार्च को हो सकता है। बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अब सूत्रों का कहना है कि संगठन केंद्रीय नेतृत्व को ये 3 तारीखें भेजेगा। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि शपथ ग्रहण होली के पहले करवाया जाए या फिर बाद में। इधर लखनऊ बीजेपी के कई बड़े चेहरे मंत्री बनने की रेस में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही शपथ लेंगे। बीजेपी सरकार के ज्यादातर वर्तमान मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी बन सकते हैं मंत्री। लखनऊ कैंट से विधायक ब्रजेश पाठक दोबारा मंत्री बन सकते हैं। तो बीजेपी के कई बड़े चेहरे मंत्री बनने की रेस में ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही कई मंत्री लेंगे शपथ, ये बड़ी खबर। और बीजेपी सरकार के ज्यादातर वर्तमान मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ कैंट से विधायक ब्रजेश पाठक दोबारा मंत्री बन सकते हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, एक तरह से देखा जाए तो पहले मतदान के बाद रिजल्ट, अब कैबिनेट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई महत्वपूर्ण बैठकें भी होनी है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई। निश्चित तौर पर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पे काम किया है, अब बारी कहीं न कहीं संगठन में उन मंत्रियों की है जिस तरीके से लगातार जो पुराने मंत्री थे पिछले जो सरकार में, योगी की सरकार में रहे हैं, उसमें कुछ मंत्री चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, सुरेश खन्ना की बात करें, सिद्धार्थ नाथ सिंह की बात करें, नंद गोपाल नंदी की बात करें, या फिर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें, या फिर आशुतोष टंडन की बात करें, ऐसे तमाम जो मंत्री हैं इनको दोबारा मंत्री बनाने की रेस में लगातार चल रहे हैं। क्योंकि कुछ मंत्री भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उनकी जगह भी खाली है। और कुछ मंत्रियों को जो उनकी जगह पे जो नए मंत्रियों का चेहरा है उन पर कहीं न कहीं रेस में शामिल है। उनका भी नाम बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, धर्म सिंह सैनी की बात करें, या फिर दारा सिंह चौहान की बात करें, ऐसे तमाम जो ये मंत्री हैं ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, उनका पद भी खाली है। और नए चेहरे के रूप में अगर बात करें तो कन्नौज से असीम अरुण, चूंकि कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, बीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लखनऊ से सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह ज्वाइंट डायरेक्टर थे और बीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तीसरा आगरा से बात करेंगे कि आगरा से जो बेबी रानी मौर्य है वो उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में दलित चेहरे के उसमें संगठन ने उतारा था, कहीं न कहीं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ऐसे तमाम जो हैं, उसके बाद अगर बात करते हैं कि दो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक पार्टियां भी जो गठबंधन में लगातार उनके साथ चली है, वो निषाद पार्टी की बात करें या फिर अपना दल यस की बात करें, तो उसमें से भी कुछ मंत्री की रेस में है, कुछ लोग हैं। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी निचले स्तर से शुरू होती है और उसी नेतृत्व तक जाती है। निश्चित तौर पे लखनऊ में लगातार मीटिंग, कल आपने देखा होगा किस तरीके से जो पुराने मंत्री हैं उनको बुलाकर 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से औपचारिक मुलाकात हुई थी। कई मामले पर चर्चाएं भी हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कानूनन जिस तरीके संवैधानिक रूप से आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा, आनंदीबेन पटेल ने उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री तौर पर शासन चलाने का आदेश भी दिया है। अब चूंकि शपथ ग्रहण को लेकर तारीख निश्चित होना है, केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से उसको देखता है,
किस तरीके से तारीख तय होगी, ये सब तमाम चीजों पर चर्चा भी होनी है। लेकिन ये है कि उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसे में जब किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है तो जी। तमाम देशों के भी मुख्यमंत्री आते हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आते हैं। निश्चित तौर पे एक भव्य एक शपथ ग्रहण भव्य रूप से बनाया जाता है, एक उत्सव तरीके से मनाया जाता है। और फिर भी कोई 3 दशक का भी रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि एनडी और तिवारी की उत्तर कहीं ना प्रदेश में कहीं एक तरह से देखा जाए तो होली का त्योहार नजदीक है, उससे पहले ही बीजेपी ने यहाँ पर होली पहले ही मना ली है। और जिस तरह से अब कैबिनेट विस्तार की बारी है तो इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इधर बीजेपी की जीत के बाद संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संजय निषाद के साथ पार्टी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की जीत के बाद संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि अभी इससे पहले अनूप संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे कि बीजेपी की जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है। अब इस पर निषाद पार्टी और अपना दल भी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी की जीत के बाद संजय निषाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और पार्टी के विधायक भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में सुबह 11 बजे आने की कुछ ही देर बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, जिसकी वजह से अब यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कई ऐसे चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे से भी पार्टी के लिए बड़ा काम करते रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, जिन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आखिर क्या कुछ उनका समीकरण रहा, पार्टी को कैसे मजबूत किया गया, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें उत्तर प्रदेश में संगठन में जो कि एक अहम भूमिका रही है, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी और भाजपा उस समय चुनौतीपूर्वक संघर्ष कर रही थी, चुनाव से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आपने बखूबी इसको निभाया है। किस तरीके से प्लानिंग आपने की थी और जिस तरीके से भरोसा संगठन ने जताया था उसको आपने पूरा किया है? सिपाही हूं, सेनापति के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य था। सौभाग्य मुझे यह है कि मेरे साथ मेरी कमेटी में आदरणीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी और माननीय दयाशंकर सिंह मेरे साथ थे। हम चारों ने मिलकर एक लाइन ऑफ एक्शन ये लिया कि पिछले चुनाव में जो सीट हारे हैं, जितनी वोट से हारे हैं, उसको कैसे सप्लीमेंट करें। और कहीं कहीं अगर जातिगत इक्वेशन किसी विधानसभा क्षेत्र जिले में कमजोर है तो उसे कैसे दूर करें। कहीं पर हम पर जिताऊ उपकरण नहीं है तो उस व्यक्ति को लाएं जिससे कि विधानसभा में सिर बढ़ सके। इन 4-5 बिंदुओं को तय करके हम लोगों ने काम शुरू किया। और पहला का तय निर्णय यह था कि किसी कीमत पर अपराधी भाजपा में नहीं आएगा। एक चीज सर समझना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को और लोगों को आपने बखूबी समझा है। ये कहा जाता है कि बीएसपी का वोट ज्यादा डाइवर्ट हुआ भाजपा की तरफ। ये किस तरीके से डाइवर्ट हुआ और क्या कुछ स्ट्रेटजी रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश संभावनाओं और समीकरणों का प्रदेश है। 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश की हम कल्पना यदि करते हैं तो हर क्षेत्र की अलग अलग संभावना, अलग अलग समीकरण है। जहां तक आपने अनुसूचित वर्ग या बसपा के बेस वोटर की चर्चा की है, ये मानकर चलिए कि आज की तारीख में वो बिरादरी भी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व। आखिरी सवाल सर है कि 10 विधायक आपने जिताऊ दिए हैं। ऐसी हालात में जब बहुत ही आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी की, अगर कोई जिम्मेदारी संगठन देता है या सरकार देती है तो किस तरीके से आप उसको लेना स्वीकार करेंगे? स्वीकार और अस्वीकार एक काल्पनिक प्रश्न है। कार्यकर्ता हूं, मैंने कहा था, पार्टी मेरी माँ है। माँ कभी कुमाता नहीं होती, बेटा कपूत हो सकता है। माँ जब निर्णय लेगी मेरे बारे में, जो निर्णय लेगी सिर झुका कर स्वीकार करूंगा, लेकिन मांगने नहीं जाऊंगा। मांगता तो केवल भगवान से हूं। शुक्रिया सर। तो ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं। निश्चित तौर पे उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, एक बार फिर से भाजपा की दूसरी बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा सहयोग है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इधर उत्तर प्रदेश लड़ाई आमने सामने हो गई।
बहुजन समाज पार्टी आज के लगभग 2 साल पहले की बात है, 1 सीट जीती है। अब सोच लीजिए कि 4-4 बार मुख्यमंत्री, और हश्र यही होता है, अगर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगता है तो वो खुद नीचा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आपका बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से तब वो था। नहीं, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव लड़ी होती तो मुकाबला त्रिकोणीय होता, तो माननीय अखिलेश यादव जी को कोई हरा नहीं सकता था। मामला आमने सामने हो गया, बसपा का वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी में, और 4-4 बार सत्ता की पार्टी और 1 सीट जो भी जीता भी है, वो अगर उसके विषय में आप अध्ययन करेंगे तो वो अपने गुडविल पे जीता। कुल मिलाकर ये आप आश्वस्त करना चाहते हैं मीडिया को कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अब किसी हद पे नहीं जाएंगे? जो हिस्सा लूट रहा हो, जो आरक्षण खत्म कर रहा हो, जो मान लीजिए एक बार आ जाता उधर से पैगाम कि आ जाइए, क्यों आ जाएगा? हमको सत्ता से तो लालच हमको है नहीं, हमको मंत्री पद से तो लालच है नहीं। अब इससे ज्यादा क्या देंगे वो? ये आप आश्वस्त कर रहे हैं ना प्रकाश राजभर कि आप नहीं जाएंगे भाजपा के साथ? मैं यही सवाल है। मेरे भाजपा के लोग भेजे हैं आपको बता के कि यही पूछिएगा? नहीं तो आप बताइए। तो देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट आपका इशारा कर रहा है। नहीं, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सवाल का जवाब देते रहते हैं, ताकि देखने वाले सुनने वालों को भी ये न लगे कि गुस्से में नेता है। हमारा मकसद ये रहता है कोई देखे तो उसको भी लगे कि नहीं, हाँ नेता एकदम। अखिलेश यादव से मुलाकात करके आ रहे, क्या बात हुई है? बात चुनाव में क्या क्या कमियां रह गई उस पे हम लोग चर्चा किए, और आगे हम लोग लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेके कैसे कैसे हम लोग आगे बात करें और कब बैठक करें, कैसे समीक्षा में कौन जाएगा, विधानसभा वार समीक्षा हो, क्या वहां से बातें छन के आती हैं उसको बैठ करके डिस्कस करके हम लोग आगे काम बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। कुल मिलाकर करने का था कि हमारी जो भी गलतियां रही हैं, जहां पे हम अपनी बातें जनता तक पहुंचा नहीं पाए, उसके लेकर हम लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और हम रुकने वाले नहीं है, डिगने वाले नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। हार जीत लगा रहता है, 2024 में फिर से तैयारी करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं जॉस सिंह, जनता टीवी लखनऊ। तो देहरादून विधानसभा चुनाव में हुई हार को लेकर कांग्रेस का मंथन, और बैठक में कांग्रेस की कार्यकारिणी भी भंग हो सकती है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में भीतरघात का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि मतदान के बाद से ही पार्टी में भीतरघात की स्थिति नजर आ रही थी और वो अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि परिणाम आ गए हैं और बीजेपी की जीत हुई है और कहीं न कहीं कांग्रेस इस पर मंथन भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ भीतरघात के आरोप एक दूसरे पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो जब से मतदान हुए थे उसके बाद से ही पार्टी में भीतरघात की स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन अब वो खुलकर सामने आने लगी है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो पार्टी में ही नजर आ रहा है कांग्रेस में। आज जी निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम के नतीजे आ गए हैं। इसके साथ ही अब जब कांग्रेस पार्टी हार का सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं जब अपने ही नेताओं पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लगातार कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं को घेरने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही तमाम सारी जो लोग हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि राजधानी देहरादून में एक अहम बैठक होने वाली है कांग्रेस को लेकर। इसके साथ ही सूत्र बता रहे हैं कि जो कार्यकारिणी है वह भंग हो सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हारे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर हो रही है। इसके साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार कांग्रेस में जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब जब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वह राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और जो जीते हुए विधायक वहां राजधानी पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बैठक में शामिल होने के बाद रणनीति तय की जाएगी कि अब लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा और क्या कुछ किया जाएगा। इस पर रणनीति होने वाली है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब घात की स्थिति कांग्रेस के नेता आपस में ही कर रहे हैं, तो क्या यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाएगी और यह बैठक कितनी सफल हो गई, या तो आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार कांग्रेस में जारी है, वह अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के अपने नेता ही अपने ही नेताओं पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, अब देखना होगा, शायद हार का यही कारण तो नहीं रहा। इस पर भी कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो
5 राज्य में चुनाव हुए और उसके बाद चुनाव परिणाम सामने है। उत्तर प्रदेश में अब कैबिनेट को लेकर चर्चा तेज हो गई है, तो वहीं उत्तराखंड में एक तरफ कांग्रेस भीतरघात का आरोप लगा रही है अपने ही नेताओं पर, दूसरी तरफ बीजेपी अब सरकार बनाने की ओर में। क्या कुछ अब राजनीतिक उलटफेर यहां पर देखेंगे, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।